नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रुचि अरोड़ा चैनल पर। आज मैं आपके सामने एक विसल ब्लोअर की तरह आपके सामने हूँ। न सिर्फ ये एक एनालिसिस है, रिजल्ट्स का हम प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं गोविंद विहार स्कीम के लिए, बल्कि आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 62,115 लोगों ने आज दिनांक 31 जनवरी को शाम तक 62,115 लोगों ने गोविंद विहार स्कीम के अंदर अप्लाई किया है, अपनी लक को आजमाया है, अपने राज्य की संपत्ति की जो उस राज्य के नागरिकों के लिए लॉटरी निकाली जा रही है, उसमें किस तरह से मुझे कुछ मिस्टेक मिली हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये इतनी इम्पोर्टेंट जानकारी होने वाली है कि मुझे लगता है कि शायद राजस्थान हाई कोर्ट में इसके लिए रिट लगाई जानी चाहिए। चलिए पहले बात करते हैं रिजल्ट्स के एनालिसिस पर, फिर मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या बड़ी मिस्टेक्स मुझे इसके अंदर दिखाई दे रही हैं। ये स्क्रीन पर आपके पास 31 जनवरी शाम 5 बजे तक का डेटा है। अब मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने वाला हूँ एनालिसिस एंड कंपैरिजन ऑफ गोविंद विहार स्कीम। दोस्तों, ये जो आंकड़े आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये सिर्फ एक एनालिसिस नहीं है, बल्कि आप जब इन पे गौर फरमाएंगे तो कुछ चीज़ें आपको चौंका देंगी। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। पहले हम सिर्फ कि कितने फॉर्म्स किस कैटेगरी में रिसीव हुए हैं उसके बारे में, फिर मैं आपको वो चौंकाने वाले फैक्ट्स की तरफ आपका नज़रिया एक बार बदल दूंगा। जब आप उन पर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बड़ी गंभीर मिस्टेक इसके अंदर गलतियां जो मुझे दिखाई दी वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। इन्हें गलतियां कहें या फिर क्या कहें, मैं ठीक से नहीं बता पाऊँगा अभी आपको। ये शायद ठीक से खुद जेडीए ही बता पाएगा। जेडीए के वो अधिकारी जिन्होंने ये प्लानिंग की है वही ठीक से समझा पाएंगे कि ये इस तरह से क्यों है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं रिजल्ट्स के बारे में। देखिए, इसमें भी एक फॉर श्योर रिजल्ट है, वो यहाँ है ट्रांसजेंडर कैटेगरी के अंदर। HIG कैटेगरी में एक प्लॉट अवेलेबल है, कोई एप्लीकेशन रिसीव नहीं हुई है। MIG B के अंदर एक प्लॉट है और केवल 2 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। LIG के अंदर एक प्लॉट है और केवल 3 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। EWS में एक प्लॉट है और केवल 3 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 3 प्लॉट्स अवेलेबल हैं और 560 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। LIG कैटेगरी के अंदर EWS में था वो। LIG कैटेगरी में गवर्नमेंट एम्प्लॉय में 5 प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 3,992 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। MIG B में 5 प्लॉट अवेलेबल हैं और 3,022 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी में। HIG में 6 प्लॉट्स अवेलेबल हैं और 973 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। वहीं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अंदर अब बात करते हैं। शेड्यूल ट्राइब में 2 प्लॉट अवेलेबल हैं यहाँ पर और 3,932 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। शेड्यूल कास्ट में EWS में 3 प्लॉट हैं और 4,007 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं।
एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे कि सोल्जर की हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर HIG के अंदर टोटल 2 प्लॉट्स अवेलेबल हैं और 3 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। ये भी वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनको बहुत कम कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। जहाँ 62,000 एप्लीकेशंस आई हैं, वहाँ इन्हें 2 प्लॉटों के लिए 3 लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है हाई इनकम ग्रुप के अंदर। सोल्जर अदर कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे एक प्लॉट के लिए 106 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। EWS में LIG में एक प्लॉट के लिए 468 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। MIG B के अंदर एक प्लॉट के लिए 255 और HIG में सोल्जर अदर कैटेगरी के अंदर अगर हम देखें तो 2 प्लॉट्स के लिए 110 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। अनरिजर्व हैंडीकैप्ड ये जो कैटेगरी है इसके अंदर EWS में एक प्लॉट के लिए 612 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। LIG में अनरिजर्व हैंडीकैप्ड 2 प्लॉटों के लिए 253 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। MIG B के अंदर एक प्लॉट के लिए 91 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। HIG के अंदर 2 प्लॉट में 50 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। फिर से यहाँ पर आप एक रेशो देखेंगे HIG ग्रुप के अंदर 2 प्लॉट हैं और 50 लोग, यानी कि हर 25 में से एक आदमी का प्लॉट निकलेगा। इसमें 25 में से एक। अब मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा उन मिस्टेक्स की तरफ एक एक करके। पहली मिस्टेक जो मैंने अटल बिहार के लिए शेयर करी थी, अटल बिहार के डाटा के अंदर, यहाँ अनरिजर्व हैंडीकैप जो कैटेगरी है उसके अंदर सिस्टम ने कोई एप्लीकेशन अलाउ नहीं करी है। 3 प्लॉट थे और 0 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं MIG A कैटेगरी के अंदर। दूसरी मिस्टेक ये मुझे लगी, ये सिस्टम बग है शायद, यहाँ पर कोई प्लॉट ही नहीं था MIG B के अंदर, लेकिन 50 एप्लीकेशन रिसीव हो गई हैं। तो एक ये जो है ये मुझे सिस्टम बग लगा। दूसरा मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा इस चीज़ के अंदर कि अगर आप गौर फरमाएं तो यहाँ आप देखेंगे कितना कंपटीशन शेड्यूल ट्राइब फेस कर रहा है। लगभग 4,000 एप्लीकेशन 2 प्लॉटों के लिए, 3,932 एप्लीकेशन सिर्फ 2 प्लॉटों के लिए, यानी कि कंपटीशन कितना है, 2,000 लोग एक प्लॉट के लिए फाइट कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ आप देखें जो हाई इनकम ग्रुप होता है, जो अच्छी सैलरी पे अर्निंग करने वाले अधिकारी रेंज के लोग होते हैं, वहाँ यहाँ पर आप कंपटीशन देखेंगे 2 प्लॉटों के लिए 50 फॉर्म रिसीव हुए हैं। यहाँ आप देखेंगे MIG B कैटेगरी के अंदर 28 प्लॉटों के लिए 3,857 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं। जो मिड रेंज के अधिकारी होते हैं उस कैटेगरी में सिर्फ 137 लोग फाइट कर रहे हैं एक प्लॉट के लिए, और यहाँ 2,000 लोग फाइट कर रहे हैं। लगभग 2,000 लोग जो ST कैटेगरी के अंदर हैं, तब भी 2,000 लोग फाइट कर रहे हैं एक प्लॉट के लिए, और ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। 28 प्लॉटों की बात है और रेशो ये आ रहा है कि 137 लोग फाइट कर रहे हैं एक प्लॉट के लिए। जनरल कैटेगरी में जो अधिकारी रेंज की इनकम में जो लोग आते हैं वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, 137 लोग फाइट कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में। 137 एक प्लॉट के लिए 137 लोग, अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो 137.75 आएगा। तो 137 लोग फाइट कर रहे हैं, और यहाँ आप देखेंगे तो 93 लोग सिर्फ फाइट कर रहे हैं HIG कैटेगरी में, हाई इनकम ग्रुप, जो सीनियर मोस्ट अधिकारी रेंज की जो सैलरी होती है अगर हम उसकी बात करें, या जो 18 से 20 लाख रुपए कमाने वाले या उससे ज़्यादा कमाने वाले लोग हैं। यहाँ आप कंपटीशन देखेंगे
सिर्फ 93 लोग अनरिजर्व कैटेगरी में फ़ाइट कर रहे हैं, जबकि ऐसा शेड्यूल ट्राइब में भी नहीं है। इतना बेहतरीन रेशो शेड्यूल ट्राइब में भी नहीं है। और शेड्यूल ट्राइब में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आप देखेंगे तो 2000 लगभग 2000 कैंडिडेट एक प्लॉट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है। अब मैं आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगा जिससे आपको लगेगा कि ये किस तरह से इम्पोर्टेंट है और किस करेक्शन की इसमें ज़रूरत है। क्यों मुझे लगता है कि इसके लिए रिट पिटीशन दाखिल होनी चाहिए हाई कोर्ट में। ये जो डाटा आपके सामने है पटेल नगर का डाटा है। पटेल नगर में आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी में इन्होंने हैंडीकैप्ड और जनरल 2 कैटेगरी बना दी रिजर्वेशन की। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 2 कैटेगरी डिवाइड कर दी, रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन दे दिया है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय में हैंडीकैप्ड और जनरल। दूसरी तरफ उन्हीं पॉलिसी उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर हैंडीकैप्ड और जनरल नहीं है। यानी कि एक साथ निकाली हुई स्कीम में अलग अलग रिजर्वेशन के लॉ को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर लिया गया है। या फिर हो सकता है इसमें कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे समझ नहीं आ रही है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर हैंडीकैप्ड और जनरल 2 कैटेगरी बना दी आपने, रिजर्वेशन में रिजर्वेशन दे दिया। दूसरी तरफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय के अंदर आपने यहाँ पर दूसरी स्कीम के अंदर हैंडीकैप कैटेगरी नहीं रखी है। तो एक तरफ नियम अलग और दूसरी तरफ अलग, जबकि जो रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और 16 से गवर्न होता है। उसके अंदर 2000, 2001 में, 2006 में, 2019 में बार अमेंडमेंट किए गए हैं। उन अमेंडमेंट्स के अंदर मेजर अमेंडमेंट्स आप उनको कहें, और राजस्थान लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किए गए हैं। लेकिन ये मेरी नॉलेज में ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं है जिसमें पॉलिसीज़ को इस तरह से आप पेश करते हैं कि एक साथ निकलने वाली स्कीम के अंदर आपने रिजर्वेशन में रिजर्वेशन एक स्कीम के अंदर डाल दिया और दूसरी में नहीं डाला, और रेशो भी अलग तरह का क्यों निकल करके आया है। ये एक ऐसा विषय है जिस पे मुझे लगता है कि राजस्थान हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दाखिल होनी चाहिए, और ये हाई कोर्ट की निगरानी में ये लॉटरी की प्रक्रिया को अंडरस्टूड हो सके, आम आदमी के समझ में आ सके, उस तरह से इसका लॉटरी का रिज़ल्ट तब डिक्लेयर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपके साथ शेयर करी है, और ये जानकारी अगर किसी सही व्यक्ति तक पहुंच रही है तो मुझे पूरी उम्मीद है वो राजस्थान हाई कोर्ट में इस चीज़ के लिए रिट लेकर कर जाएगा, और ये हाई कोर्ट की निगरानी में इस लॉटरी का डिक्लेरेशन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी मैंने इसमें कोई एप्लीकेशन नहीं डाली है, तो मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरी तरफ से कोई आवेदन नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। तो मैं उस समय नियम ऐसे थे कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जिनके पास है वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो मैंने शुरू से ही मन नहीं बनाया था और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था, तो मैंने इसमें कहीं अप्लाई नहीं किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ उन लोगों से जिन्हें समाज के अंदर अपने हक के लिए लड़ने की जिनमें शक्ति है, उनके लिए ये मैं नॉलेज उनके साथ शेयर कर रहा हूँ। और इस तरह की इम्पोर्टेंट, रोचक और मजबूत, ठोस जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, यही मेरा आपसे फीस है। धन्यवाद।